हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट जो आपका जून वाला एग्जाम है उसको लेके दो नया नोटिस आया है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला नोटिस के बारे में यहाँ पर बात करें तो यूजीसी नेट में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए, सिर्फ पीएचडी में एडमिशन, उसके लिए नया नियम है। अगर आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए नया नियम है। और जेआरएफ के लिए भी नया नियम है। अब क्या है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मेनली अगर देखें तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये पीएचडी मैंने जैसे यहाँ लिखा है तो ऊपर भी मैं यहाँ पर पीएचडी लिख दूंगा, फिर यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर आपका हो गया, और यहाँ पर जो है आपका फेलोशिप हो गया। क्या हो गया, फेलोशिप। तो फेलोशिप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मेन तो यही है, फेलोशिप है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पीएचडी में अगर सिर्फ आपको पीएचडी के लिए आप सेलेक्ट होते हैं, फॉर्म भरते वक्त आपको तीनों पोस्ट प्रेफरेंस देने का ऑप्शन मिलेगा। अभी जो फॉर्म फिलअप हो रहा है यूजीसी नेट जून का, तो तीनों पोस्ट प्रेफरेंस आपको देने को मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप पीएचडी के लिए सेलेक्ट होते हो तो आपको 1 साल का समय मिलता है, ठीक है। जब आपका स्कोर कार्ड आ जाता है ना कि पीएचडी के लिए सेलेक्ट हुए हो, तो 1 साल का समय आपको मिलेगा। उसी 1 साल के अंदर अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये इनवैलिड कहलाएगा। उसके बाद वो सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं रहा आपका। असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेलेक्ट होते हो, ठीक है, तो आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो और यहाँ पर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा जो कि आपको जेआरएफ में मिलता है। जेआरएफ में आप पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के पढ़ा भी सकते हो, और यहाँ पर फेलोशिप भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। जेआरएफ में आपको फेलोशिप भी मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं भूल गया, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है इसका सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। जेआरएफ में आपके पास ऑप्शन रहता है, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन रहता है कि आपको पर मंथ लगभग 38,000 मिलेगा, ठीक है, 38,000 हर महीना मिलेगा यहाँ पर 3 साल तक। और फिर बाकी का जो 2 साल है यहाँ पर, ठीक है, उसमें भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, 42,000 रुपया पर महीना। साल का नहीं बोल रहे, हर महीना। मतलब जेआरएफ निकालने के बाद 6% बच्चा ही जेआरएफ निकालता है। आपको पीएचडी में एडमिशन लेना रहता है और आपको इतना पैसा हर मंथ यहाँ पर मिलता है। इसके बारे में बताएंगे और क्या कटअप जाता है, ठीक है, इन सब के लिए क्या कटअप जाता है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्कोर एलिजिबिलिटी का, ठीक है। स्कोर एलिजिबिलिटी का अगर बात करें तो सीधा सीधी यहाँ पर है कि अगर आप सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई करते हैं तो उसका 1 साल के लिए जो है जो रिजल्ट है वैलिड रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है जीवन भर के लिए वैलिडिटी रहता है, लाइफ टाइम जिसको आप बोल सकते हैं। और जेआरएफ के लिए जो है 3 साल तक, 3 साल के अंदर अगर आप पीएचडी में कहीं एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो जेआरएफ का भी आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। या एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप कहीं ज्वाइन नहीं करते हैं। तो अब आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स डिग्री, ठीक है। आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए जिसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, पीजी, 55% के साथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 50% है। किन लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पर ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, मतलब सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, ठीक है, स्टेट वाले नहीं। आप यहाँ पर अगर सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है, तब आप यहाँ पर आरक्षण ले सकते हैं। आपको यहाँ पर 50% ही लगेगा, ठीक है। आपका जो है मास्टर्स या पीजी में 50% है तो हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कितना तारीख से पहले का, 20 में से पहले का। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट जो 20 में है उससे पहले का आपका जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। अब मेनली यहाँ पर अगर बात करें कि क्या अपियरिंग वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो लोग अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं क्या वे लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अपियरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीजी सेमेस्टर 1 में हैं तब भी आप यूजीसी नेट के लिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आता है एज लिमिट को लेके, ठीक है। तो वह एज लिमिट के बारे में जो है हम आपको बता देते हैं कि एज लिमिट जो है आपका पीएचडी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। जितना एज तक चाहें आप पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका जेआरएफ के लिए एज लिमिट है जो कि 30 साल तक है, ठीक है। ये तो जनरल वालों के लिए हो गया। अब जो लोग ओबीसी कैटेगरी से आते हैं सेंट्रल लिस्ट में, एससी एसटी, बार बार मैं सेंट्रल लिस्ट की बात कर रहा हूँ, आपके पास स्टेट लेवल है तो वे नहीं चलेगा, ठीक है, या फीमेल कैंडिडेट है, उनको 5 साल का छूट है, मतलब 35 साल तक हुआ। जेआरएफ में सिर्फ एज लिमिट है, बाकी किसी में एज लिमिट यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब मेनली अगर बात करें तो एक डाउट और आया था एक बच्चे का कि अगर वो 4 साल का डिग्री किया है, जैसे कि बीए बीएड, ठीक है, या बीए बीएससी बीटेक किया है, 4 साल का डिग्री किया है, तो वे क्या कर सकता है? वो सिर्फ पीएचडी कर सकता है
बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल यहाँ पर नहीं है और जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल यहाँ पर नहीं है। अब आपका जो एग्ज़ाम होता है, ध्यान से सुनिएगा, तो 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। अब पार्ट 1 में जो 50 क्वेश्चन होते हैं तो इसमें 10 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। सिलेबस होगा 10 यूनिट्स का, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, 10 यूनिट्स का सिलेबस होता है। और यहाँ पर जो पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन है, इसमें भी आपका 10 यूनिट्स का सिलेबस होता है। सिलेबस यहाँ पर दिया गया है नोटिफिकेशन में, आप क्लिक कीजिएगा, बस आप वहाँ पर चले जाइएगा। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो आपका पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस यहाँ पर खुल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपको जो समय दिया जाता है, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होता है और आपको 3 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। ये दोनों पेपर से मिला के आपको ओवरऑल 3 घंटे का समय मिलता है। और इसमें मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल रहा है और किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, 2026 वाला ये है। देखिए यहाँ नीचे चलिए, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहा है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल आपके यहाँ पर हो गए 150 क्वेश्चन और गुना 2 कीजिएगा तो 300 मार्क्स के आपके यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। 300 मार्क्स का आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जा रहा है। एग्रीगेट आपको 40% लाना है, कितना, 40% एग्रीगेट लाना है यूजीसी नेट में पास करने के लिए। लेकिन फिलहाल मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मात्र टॉप के 6% बच्चे को ही जेआरएफ मिलता है, ठीक है। टॉप का जो 6% बच्चा होता है, ध्यान से समझिएगा, उसी को यहाँ पर जेआरएफ दिया जाता है। बाकी हर किसी को यहाँ पर जेआरएफ अवार्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। टॉप का जो 6% बच्चा होता है उसी को यहाँ पर जेआरएफ मिलता है। अब मेनली यहाँ पर अगर देखें तो सीट्स पर भी डिपेंड करता है कि कितने, हर बार यहाँ पर कितने सीट्स हैं उस पर भी यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चों को यहाँ पर जेआरएफ मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका जो पेपर 1 है, जो 50 क्वेश्चन है, इसमें आपके रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सबसे पूछा जाता है। और पेपर 2 में आपका डोमेन नॉलेज से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग बुक आता है, ठीक है। पेपर 1 के लिए जो बुक रहता है वो सबके लिए सेम रहता है, ठीक। लेकिन पेपर 2 के लिए सेम कैसे हो सकता है? पेपर 2 डोमेन नॉलेज का, मान लीजिए मैंने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन और पीजी किया है तो मुझे हिस्ट्री से पूछा जाएगा, किसी ने ज्योग्राफी से किया तो ज्योग्राफी से, किसी ने हिंदी तो हिंदी, किसी ने इंग्लिश तो इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो 100 क्वेश्चन आते हैं आपके जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन और पीजी में पढ़ा उससे आते हैं, तो ये इसका बुक अलग आता है, ठीक है। तो सभी बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से जाके बुक को परचेस कर पाए। अब मेनली अगर यहाँ पर बात करें कि आपका जो ये यूजीसी नेट का एग्जाम होता है तो इसमें ये 40% एग्रीगेट वाला क्या है, 40% एग्रीगेट तो आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आप 40% एग्रीगेट नहीं लाते हैं तो वो लोग डायरेक्ट आपको रिजेक्ट कर देंगे। इस चीज़ का आप यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। कट ऑफ के बारे में बात करें तो देखिए आपका जो जेआरएफ हो गया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, तीनों का अलग अलग जाता है और सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए यहाँ पर अलग जाता है। और ये भी सब्जेक्ट वाइज जाता है, क्या जाता है, सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग तो जाता है उसमें भी सब्जेक्ट वाइज। अभी जो मैं दे रहा हूँ वो एक तरह से एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल है, इसको एकदम सही कट ऑफ नहीं मान लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब समझिए जैसे कि ये हिस्ट्री सब्जेक्ट का हो गया, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट का हो गया, ये इंग्लिश सब्जेक्ट का हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। मान के चलिए कि जेआरएफ का अगर यहाँ पर आपको पता है कि टोटल 150 इंटू 2 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, तो अगर जेआरएफ का 300 मार्क्स में से यहाँ 280 जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग 250 जाएगा और पीएचडी एडमिशन का जो है आपका यहाँ पर 230 जाएगा। लेकिन अगर जेआरएफ का यहाँ पर 250 जाता है कट ऑफ 300 में से, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है किसी भी सब्जेक्ट के लिए देखिएगा यही चीज़ फॉलो होता है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका 230 जाएगा, पीएचडी एडमिशन के लिए 200 जाएगा। लेकिन अगर आपका जेआरएफ ही यहाँ पर 200 चला जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर 180 के आसपास जाएगा और पीएचडी यहाँ पर 150 के आसपास। तो आपने एक चीज़ गौर किया सभी में कि जेआरएफ यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे असिस्टेंट प्रोफेसर और थर्ड नंबर पर सिर्फ ओनली पीएचडी एडमिशन आ रहा है। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट का कट ऑफ यहाँ पर जाता है। ये एक एग्जांपल था आप लोगों के लिए कि किस तरीके से जाता है। सबसे ज़्यादा जेआरएफ के लिए यहाँ पर जाता है। अगर आपको रियल में जानना है कि आपके सब्जेक्ट के लिए कितना कट ऑफ जाता है तो अपना सब्जेक्ट का नाम नीचे कमेंट कीजिएगा, या आपका सब्जेक्ट का बुक नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा होगा, इस वीडियो का जो नीचे डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो में जहाँ कमेंट करने का ऑप्शन है वहाँ पर हाइप का भी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हाइप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को जो है हाइप कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा आप हाइप कीजिएगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने बताया था कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है यहाँ पर 50% है, लेकिन आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो लोग अपेयरिंग कैंडिडेट से वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल का समय मिलेगा आपको। मतलब अभी आपका चल रहा है 2026, 2028 तक का समय मिलेगा आपको पीजी कंप्लीट करने के लिए। जिस दिन यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलेगा उस दिन से 2 साल का समय, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है जो कि आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। जेआरएफ के लिए मैंने बोला था कि मैक्सिमम 30 साल, ठीक है, 5 साल का छूट है फीमेल एससी एसटी कैंडिडेट्स को, ठीक है।
और बाकी किसी के लिए एज लिमिट यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए कोई अपर एज लिमिट यहाँ पर है ही नहीं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पर। अब थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर चलते हैं, तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बोल दिया है कि यूजीसी नेट में अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जून अटेम्प्ट के लिए, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जिस दिन भी रिजल्ट निकलेगा, मान लीजिए जून में एग्जाम होता है, जुलाई में रिजल्ट निकलता है, तो जुलाई 2026 में रिजल्ट निकला, तो इस दिन से 2 साल का समय आपको मिलेगा अपना पीजी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आपका जो मास्टर्स डिग्री होता है उसे कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप एपीयरिंग कैंडिडेट भी हैं तो जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने, अगर आप भी यूजीसी नेट 2026 जून एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि यूजीसी नेट के लिए आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें, उसके डिटेल सिलेबस क्या है, उसको क्रैक कैसे करें, उसके लिए क्या क्या कटअप जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो उसके लिए अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो चाहते हैं, ठीक है, नॉर्मल वीडियोस ही जो मैं बनाता हूँ उसी में 2-3 मिनट का स्ट्रैटेजी आपको बता दूंगा कि कैसे यूजीसी नेट का तैयारी करना है, तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।